हेलो क्लास 7। आज फिर हम ज्योमेट्री का एक नया टॉपिक लेके आपके सामने हैं और टॉपिक है त्रिभुज और उसके गुण। यानी कि इस टॉपिक में हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। आपकी बुक का चैप्टर नंबर 6 है ये, जिसमें हम ट्रायंगल्स के बारे में सबसे पहले बेसिक नॉलेज लेंगे कि ट्रायंगल्स किन आधारों पर बांटी जाती हैं, क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, आपका ये चैप्टर 6 है, त्रिभुज। इसे हम लोग त्रिकोण भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में ट्रायंगल्स कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके नाम से हमारे पास क्या निकलता है। बच्चे, नाम से ही क्लियर है, त्रिभुज तीन भुजाएं या त्रिकोण तीन एंगल। एक ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से बनती है और जिसके तीन कोण होते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज या त्रिकोण या फिर ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, अब इस त्रिभुज को या त्रिकोण को हम बांटते किन आधारों पर हैं? सबसे पहले हम लोग कोणों के आधार पर बांटते हैं। ठीक है, कोणों के आधार पर और फिर भुजाओं के आधार पर। तो कोणों के आधार पर जब बांटेंगे, कोणों के आधार पर ये कैसे बटेंगे और जब हम इसके आधार पर बांटेंगे तो ये कैसे बटेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान से तुम लोग देखोगे। ये आप जानते हो, लेकिन एक बार रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। जब हम कोण के आधार पर बांटते हैं तो हम लोग कहते हैं त्रिभुज तीन प्रकार की होती है: समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। याद आया ना सबको? तो फर्स्ट कोणों के आधार पर नंबर 1 पर होती है कौन सी? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का सिंबल बच्चे आप जानते भी हैं और फिर सीखेंगे। एक छोटे ट्रायंगल बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। दूसरी आती है हमारे पास न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। और तीसरी आती है हमारे पास अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अब इन तीनों में क्या अंतर होगा बेटा? इसमें देखिए, ये जो त्रिभुज है इसमें एक कोण समकोण होगा और बाकी के दो कोण न्यून कोण होंगे। अब मैं जो बोलने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनना और कॉपी में नोट करना। एक समकोण त्रिभुज में कोई भी कोण अधिक कोण नहीं हो सकता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आपकी समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री का होगा, समकोण का मतलब 90 डिग्री। बाकी दोनों क्या होंगे? न्यून कोण, एक्यूट एंगल्स होंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, एक कोण जिसमें 90 डिग्री का होगा। उसके बाद होता है न्यून कोण त्रिभुज, जिसके सारे के सारे कोण न्यून कोण हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। और अधिक कोण त्रिभुज जनरली बच्चे कहेंगे जिसके सारे कोण अधिक कोण हैं उसको। नो, इसमें जैसे इसमें केवल एक 90 डिग्री था, उसमें भी केवल एक ही अधिक कोण होगा, बाकी दोनों न्यून कोण होंगे। बच्चे आप ध्यान से देखो, अगर आप दोनों तरफ अधिक कोण बना दोगे ना तो ये कभी मिलेंगे ही नहीं, ये कभी त्रिभुज बनेगा ही नहीं। ठीक है, ये त्रिभुज के नियमों के खिलाफ होता है। तो इसी तरह इसमें भी अगर एक 90 डिग्री बना दिए, दूसरा अधिक कोण बना दिए, तो क्या ये कभी मिलेगा? त्रिभुज बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए हमेशा याद रखना कि तीनों तरह के त्रिभुज में दो कोण तो न्यून कोण होंगे। ठीक है, समकोण में एक समकोण हो जाएगा, न्यून कोण में तीसरा भी न्यून कोण हो जाएगा और अधिक कोण में दो तो न्यून कोण है ही, एक जो है वो अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, तो आपको ध्यान से इसको समझना है और फिर अपनी कॉपी में नोट करना है। अब हम भुजाओं के आधार पर बनाते हैं कैसे इसको बांटा जा सकता है। भुजाओं के आधार पर ये भी फिर से तीन प्रकार की होती है: विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु। यानी कि पहले हम लोग विषमबाहु की बात करते हैं, दूसरे नंबर पर आएगी हमारी समद्विबाहु। ठीक है, और तीसरे नंबर पर आएगी समबाहु।
ये हमारे पास 3 त्रिभुज। विषम बाहु में तीनों भुजाओं का आकार कुछ भी हो सकता है, कोई लंबी, कोई छोटी, कोई कैसी भी, ठीक है। लेकिन समद्विबाहु में क्या होगा, 2 भुजाएं समान हो जाएंगी, कोई भी 2, ये और ये भी हो सकती हैं, ये दोनों भी हो सकती हैं, ये कोई 2 भुजाएं अगर बराबर हैं तो वो क्या कहलाती है, समद्विबाहु। अगर 2 भुजाएं बराबर हैं तो उनके सन्मुख कोण भी बराबर ही होते हैं। इस तरह से आएगी लास्ट समबाहु त्रिभुज, जिसकी सारी की सारी भुजाएं आपस में बराबर, यानी कि ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 और ये भी 5। इससे हम लोग क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों, और समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हों, और विषम बाहु जिसकी कोई भुजा का किसी दूसरे से कोई संबंध नहीं है, तीनों भुजाओं का माप अलग अलग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये हमने ट्रायंगल के बारे में जाना कि उसे किन आधारों पर और कैसे बांटा जाता है, ठीक है। इसको आप अपनी फेयर कॉपी में ज़रूर नोट करेंगे। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज में गुण क्या है। त्रिभुज के कुछ गुण होते हैं बच्चे, जिनके आधार पर हम उसको और आगे श्रेणियों में बांटते हैं, उसमें लंब खींचते हैं, उसमें माध्यिका खींचते हैं। तो पहले हम उसके गुणों के बारे में जानेंगे कि उसमें क्या क्या खासियत है, कितने कोणों को जोड़ने से क्या प्राप्त होता है, भुजा अगर बाहर कोण बना हो तो क्या होता है ना, भुजाएं अगर तीनों समान हैं तो क्या होता है। तो हम उसके गुणों को अभी जानेंगे। बच्चे, त्रिभुज का सबसे पहला गुण क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये उसका सबसे पहला गुण है। आप लोग क्या करेंगे, अपनी कॉपी में कोई भी ट्रायंगल कैसे भी बना लीजिए, ठीक है। सबको प्रोटेक्टर यानी कि चांद पकड़ने आता है, उससे आप प्रत्येक कोण को मेज़र करिएगा, उसके तीनों कोणों को मापिएगा, और आप पाएंगे कि ये तीनों कोणों का योग जो है वो आपका 180 आएगा। फिर इसी तरह से आप एक और ट्रायंगल बना लीजिए, जैसे कि ये समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, फिर इन दोनों कोणों को माप लेते हैं, और फिर तुम लोग पाओगे कि इन तीनों कोणों का भी योग कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। फिर हम एक अधिक कोण त्रिभुज बना लेते हैं, फिर हम लोग तीनों कोणों को मापते हैं, और फिर से पाते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रयोग खुद से प्रैक्टिकली हम ये चीज़ करके देख सकते हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप तीनों तरह के ट्रायंगल बनाएंगे, एक न्यूनकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज और एक अधिक कोण त्रिभुज, और फिर तीनों कोणों को मापेंगे। अगर आपको सही से प्रोटेक्टर पढ़ने आता है, रखने आता है, तो आपके तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होगा, इसमें भी और इसमें भी। थोड़ा बहुत अंतर, कभी कभी प्रोटेक्टर हिल गया या कुछ उस तरह, लेकिन ऑलमोस्ट आपका 180 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला गुण हो गया। इस गुण को सिद्ध करने के लिए हमारे पास एक प्रमाण है, तो उस प्रमाण को हम लोग सीखेंगे बच्चे। उस प्रमाण के अनुसार त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, हम कोई भी ट्रायंगल बना लेते हैं, ये हमारे पास ट्रायंगल बन गई, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। इसका नाम A, B और C, हमको तीन उसके वर्टिस दिए हुए हैं कॉर्नर, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे गिवन, हमको दिया क्या है, ठीक है। दिया है ABC एक त्रिभुज है, बस यही दिया हुआ है, ABC एक त्रिभुज है, और हमने सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एंगल 1 + 2 + 3 = 180 डिग्री। मैंने इन एंगल्स का ABC की बजाय इसको 1 2 3 कर दिया, क्योंकि ये थोड़ा आसान होगा आगे जब हम बढ़ेंगे। अब इसमें हमको एक अपने मन से रचना करनी पड़ेगी बच्चे। ये रचना कहाँ से आती है, ये आपकी प्रैक्टिस से आएगी। आपको पता चलेगा कि ऐसे तो हम कभी प्रमाणित कर ही नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रेखा खींचते हैं DE, जो कि BC के समानांतर है। लिखेंगे DE
पैरेलल BC खींचें। ठीक है, DE पैरेलल समानांतर BC खींच दिए। अब यदि ये दो रेखाएं आपस में समानांतर है तो एंगल 3 और 4 बराबर होगा बच्चे। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये Z बना रहा है, यानी कि अंतः एकांतर कोण। इसी तरह से ये कोण 5 और 2 भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, हम लिखेंगे इसको कैसे, प्रमाण। ये आपका प्रूफ है। प्रूफ कैसे करेंगे, चूँकि AB इज़ पैरेलल टू DE और AC तिर्यक रेखा है, AC एक तिर्यक रेखा है, इसलिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। कौन से कोण? अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। ठीक है, इसी तरह से अब इसको आगे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी सेम अंतः एकांतर कोण हो जाएंगे। और इस इक्वेशन का नाम हम लोग यहाँ पे 1 रख लेंगे और इस इक्वेशन का नाम हम लोग 2। हमने अपने मन से इन दोनों पदों का नाम रख लिया। ये पद 1 है और ये पद 2 है। पद 1 कहता है 3 और 4 बराबर है, पद 2 कहता है 5 और 2 बराबर है, यानी कि 5 और 2, 4 और 3, क्योंकि ये वर्टिकली अंतः एकांतर कोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इसलिए ये बराबर है। अब देखो DE एक रेखा है बच्चे। यदि DE एक रेखा है तो इन तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री, है ना। एक ही रेखा पर जितने मर्जी कोण बना लो, उन सब का योग क्या होगा? यहाँ लिखेंगे, क्योंकि DE एक रेखा है इसलिए एंगल 1 + 5 + 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका नाम हम लोग क्या रख देते हैं? 3 रख देते हैं, रेखा पर बने सभी कोणों का योग। अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 से एंगल 5 और 4 का मान, 5 का मान 2 और 4 का मान 3, इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे। लिखेंगे 1 और 2 से एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 को 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, अब जब हम इसको 3 में रखेंगे तो एंगल 1 तो 1 ही रह जाएगा। 5 की जगह पे क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। 4 की जगह पे क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। और यही हमने प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, हमको सिद्ध क्या करना था? 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 180। ये हमारा सिद्ध हो जाता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। फिर से बच्चे, ये एक थ्योरम के रूप में आपको मैंने सिखाया इसका प्रमाण। ये 2 प्रकार से आपसे पूछेगा, एक तो प्रयोग द्वारा सिद्ध करें, एक सीधे लिखेंगे सिद्ध करें, सीधा लिखेगा सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो आप सिद्ध प्रयोग द्वारा भी कर सकते हैं। प्रयोग मैंने आपको बताया, पहले न्यून कोण त्रिभुज बनाइए, फिर समकोण त्रिभुज बनाइए और फिर अधिक कोण त्रिभुज बनाइए। तीनों कोणों को मापिए, है ना, और फिर उसका एक चार्ट बना दीजिए। पहले चित्र में एंगल 1 इतना, एंगल 2 इतना, एंगल 3 इतना। दूसरे चित्र में एंगल 1 इतना, 2 इतना, 3। ठीक है, तीनों चित्रों में, और अंत में तीनों का योग 180 180 180 आ जाएगा। और इसमें हमने उसको प्रमाणित किया रचना के माध्यम से। रचना क्या की हमने? इसके समानांतर एक रेखा खींची, उसके बाद जब समानांतर आई तो ये एकांतर कोण बन गए। एकांतर कोणों को हमने इस 1 + 5 + 4 में पुट कर दिया, तो हमारा जो रिज़ल्ट हमको चाहिए था वो हमारे पास आ गया। इस प्रमाण को, इस थ्योरम को तुम लोग बढ़िया से बैठ करके समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, और इसका जो प्रयोग है वो तुम लोग अपने से करने की कोशिश करोगे। ठीक है,
अब हम त्रिभुज के नेक्स्ट गुण की तरफ आते हैं, जिसमें हमको त्रिभुज के बाह्य कोण और अंतः कोणों के बारे में पहले पता होना चाहिए। त्रिभुज के बाह्य यानी कि एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण और अंतः कोण। बच्चे अगर आप एक त्रिभुज को ड्रॉ करते हैं, ये आपकी त्रिभुज है, अगर इसको ड्रॉ करते हैं तो आप देखते हैं अगर इस रेखा को बढ़ाया जाए तो यहाँ भी एक कोण बन सकता है, इस रेखा को भी बढ़ा दिया जाए तो यहाँ भी एक कोण बन सकता है, इस रेखा को बढ़ा दिया जाए तो यहाँ भी एक कोण बन सकता है। तो ये एंगल 1 2 3 ये क्या कहलाएंगे? एंगल 1 2 3 कौन से कोण हैं? एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाह्य कोण, बाह्य कोण। ठीक है, उसके बाद एंगल 3 4 एंड 5 ये क्या कहलाएंगे? सॉरी 4 5 एंड 6, 4 5 एंड 6, एंगल 4 5 एंड 6 ये क्या कहलाएंगे? अंतः कोण। ये त्रिभुज के कौन से कोण हो गए? अंतः कोण। जो अंदर में बनते हैं, इंटीरियर में बनते हैं, वो इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। जो बाहर बनते हैं वो एक्सटीरियर यानी कि बाह्य कोण बनते हैं। अब हमको इसमें जो गुण पढ़ना है उसके लिए अंतः अभिमुख कोणों के बारे में बाह्य कोण और अंतः अभिमुख कोण। बाह्य कोण तो हम जान गए, ठीक है, बाह्य कोण और अंतः अभिमुख कोण। ये कोण कैसे होते हैं बच्चे? अगर हम इस ट्रायंगल को इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो ये बाह्य कोण हो गए, और इसके अंतः अभिमुख कोण यानी कि इंटीरियर ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, इसके ऑपोजिट एक तो ये होगा, एक ये होगा। ठीक है, ये कौन सा कोण आ गया? बाह्य कोण। ये कौन सा कोण आया? बाह्य कोण। और ये दोनों कौन से कोण हो गए? अंतः अभिमुख कोण, जिसे हम लोग ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। ये एक्सटीरियर एंगल और ये ऑपोजिट। अगर हमारी ट्रायंगल इस तरह से है, इस त्रिभुज, इस एंगल को हमने बढ़ाया तो इसके ऑपोजिट एंगल कौन से होंगे? ये वाले। ठीक है, ये बाह्य कोण हो गया और ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हो गए। अगर हमने इसको नीचे की ओर बढ़ाया, ठीक है, ये इस तरह से बढ़ा तो ये कोण और इसके ऑपोजिट कौन से हो गए? ये दोनों। ये कहलाएगा बाह्य कोण और ये कहलाएगा अंतः अभिमुख यानी कि ऑपोजिट। इस एंगल के बाह्य कोण के ऑपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। अब इससे एक और गुण आता है, वो गुण ये होता है कि त्रिभुज का बाह्य कोण, किसी भी त्रिभुज की जब एक भुजा को बढ़ाया जाता है तो उसका बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। इसको भी हम लोग सिद्ध कर सकते हैं प्रयोग के द्वारा भी और प्रमाण के द्वारा भी। ठीक है, तो ये दूसरा जो गुण है वो क्या है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना बाह्य कोण, इस प्रकार बना बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोणों के, अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। कहने का मतलब बच्चे, अगर आपकी ट्रायंगल ये है, ठीक है, इसकी एक भुजा को हमने बढ़ा दिया तो ये जो बाह्य कोण है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 होना चाहिए। ये बाह्य कोण दो अंतः कोणों के योग के बराबर। अगर ये 30 है, ये भी 30 है, तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का जोड़ इसके, जैसे माना एंगल 2 इज इक्वल टू 45, एंगल 3 इज इक्वल टू 30, देन एंगल 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 यानी कि 45 प्लस 30 कितना आ गया? 75 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे।
ठीक है, इसलिए आपको इनको अच्छे से इस थ्योरम को समझना है कि ये एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर इसी तरफ नहीं है, मैंने बताया ऊपर की तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, इसको बढ़ाने पर भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी एक्सटीरियर एंगल जो है उसके दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अब इसको हम प्रमाणित करते हैं। दिया क्या है, दिया है ट्राइंगल का नेमिंग कर लें पहले, ए बी सी और ये डी। ट्राइंगल ए बी सी में बी सी को डी तक बढ़ाया गया है, बस यही दिया है ना कि एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा को बढ़ाया गया है। बढ़ाया गया तो ऑटोमेटिकली एंगल 1 जो है वो आपका बाह्य कोण होगा और एंगल 2, 3 इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो उसके बाद हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, और इसमें हम लोग इसका नाम एंगल 4 रख देते हैं, ठीक है, वेरी सिंपल। अब लिखते हैं प्रमाण, यानी कि इसको प्रूफ हम करने जा रहे हैं। ट्राइंगल ए बी सी में एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो हम जानते हैं, लिखने की भी आवश्यकता नहीं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चाहो तो लिख भी सकते हो। और उसके बाद हमारे पास आएगा बी डी एक रेखा आ जाएगी, तो इसका मतलब 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। 3 नहीं है बच्चे, 3 एक ही बिंदु पर बने कोण है ना, ये 3 तो दूसरे बिंदु पर बी पर बन रहा है, तो ये एक ही बिंदु पर यहाँ 3 कोण बना लो, 4 बना लो, वो सबका योग कितना होगा 180। तो बी डी एक रेखा, इसलिए एंगल 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। चूँकि बी डी एक रेखा है इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, रैखिक युग। मैंने पहले भी बताया था चैप्टर 5 में कि रैखिक युग में क्या होते हैं, जिन दो कोणों का योग 180 हो। तो इस इक्वेशन का नाम हम लोग 2 रख दें। बच्चे 1 और 2 से हमको क्या प्राप्त हुआ, इन तीनों कोणों का योग 180 है और यहाँ पर इन दोनों कोणों का योग 180 है। तो इसका मतलब ये तीनों का योग बराबर इसका इन दोनों का योग। 1 और 2 से हमारे पास क्या आएगा, इसको मैं मिटाती हूँ। यहाँ 1 और 2 से क्या प्राप्त हुआ हमारे पास, एंगल 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180। सॉरी, एंगल ये तो 180 हम लिख ही चुके हैं। इन तीनों का योग बराबर है इन दोनों के योग के, एंगल 1 प्लस एंगल 4। एंगल 4 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये आएगा एंगल 2 प्लस 3 प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू एंगल 1। प्लस 4 और माइनस 4 आपस में कट गया, ये मान लो 60 डिग्री, ये भी 60 ये भी 60, एक प्लस एक माइनस तो कट जाएगा। तो हमारे पास आ गया एंगल 1 इज इक्वल टू 2 प्लस एंगल 3, और यही हमने प्रूव करना था और ये प्रूव्ड हो गया। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, ठीक है। तो ये आपकी त्रिभुज का दूसरा गुण आ गया कि किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण या बाह्य कोण उसके अंतर अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। इन दोनों से ही त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है और बाह्य कोण का योग बाह्य कोण दो अंतर अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। इन दोनों ही गुणों से आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.1 बनेगी। लेकिन उससे पहले हमको थोड़ा सा और त्रिभुज के बारे में जानना है कि त्रिभुज में और क्या क्या होता है, जिसकी जानकारी हमको होनी चाहिए, जिसमें हम लोग माध्यिका और शीर्षलांग इसको स्पेशली पढ़ेंगे क्योंकि ये मेंसुरेशन में भी आपने यूज़ किया है और माध्यिका को अभी शायद नया इंट्रोड्यूस हो रहा है आपके पास, तो इसको अच्छे से आपको समझना है। त्रिभुज की माध्यिकाएं और त्रिभुज के शीर्षलांग। सबसे पहले हम लोग माध्यिकाओं की बात करेंगे। तो मान लेते हैं ये हमारी एक त्रिभुज है, ठीक है। माध्यिका एक ऐसी भुजा होती है बच्चे जो हम इसके शीर्ष से खींचते हैं और जो सामने वाली भुजा को
समद्विभाजित करती है, यानी कि 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। मान लेते हैं ये 8 सेंटीमीटर है और इसका मध्य बिंदु क्या होगा 4 सेंटीमीटर पर, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, और ये जो रेखा होगी जो यहाँ पर मध्य बिंदु पर आके मिले उससे हम लोग क्या कहेंगे, माध्यिका कहेंगे। हमेशा याद रखना बच्चे, ज़रूरी नहीं है कि माध्यिका लंब हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी किसी त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में ऐसा होता है, लेकिन सभी त्रिभुजों में ऐसा नहीं होता। माध्यिका की एक अपनी डेफिनेशन है, शीर्ष से खींची हुई एक ऐसी रेखा जो सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करे, यानी कि बाइसेक्ट करे, 2 बराबर हिस्सों में बांटे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी माध्यिका हो गई। अब हम लोग एक ही माध्यिका होगी, 2, 3 माध्यिकाएँ। बी से भी माध्यिका खींच सकते हैं, इस भुजा का मध्य बिंदु, फिर इस भुजा का मध्य बिंदु, है ना। ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। कहने का मतलब है शीर्ष से खींची ऐसी रेखा जो सन्मुख भुजा को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, मीडियन या फिर माध्यिका किसी भी त्रिभुज की। क्लियर है। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है उससे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। इसको हम लोग ओ से डिनोट कर सकते हैं, सी से कुछ लोग सेंटर को डिनोट करते हैं, लेकिन हम लोग ओ से भी अंकित कर सकते हैं। इससे क्या कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा माध्यिकाओं के बारे में सब कुछ हो गया। हमेशा याद रखना कि ज़रूरी नहीं है माध्यिका लंब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। उसके बाद हमारे पास आते हैं शीर्षलंब। फिर से शीर्षलंब के बारे में हम जानेंगे। शीर्षलंब हम मेंसुरेशन में पढ़े हैं, है ना। शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, शीर्षलंब। ये अब आपका कन्फ्यूज़न दूर हो रहा होगा कि माध्यिका अलग चीज़ है, शीर्षलंब, देखो शीर्षलंब ने इसको 2 बराबर हिस्सों में नहीं बांटा, ये ज़्यादा भाग है और ये कम भाग है, लेकिन ये लंब होगा, ये बात निश्चित है। ठीक है, ये इसका लंब होगा। किसी एक त्रिभुज में हो सकता है, जैसे समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, शीर्ष लंब बराबर भी बांटता है और 90 डिग्री भी होता है। किसी एक त्रिभुज में ऐसा हो सकता है, या कोई शर्त और हो तो हो सकता है, लेकिन जनरली शीर्ष से सन्मुख भुजा पर खींचा गया लंब जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शीर्षलंब। इसी तरह से ये भी हमारा शीर्षलंब, और सी से भी जो खींचेंगे वो भी हमारा शीर्षलंब हो गया। ये तीनों शीर्षलंब एक बिंदु पर मिलने चाहिए थे। ये जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को हम लोग लंब केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब केंद्र। इसे हम लोग लंब केंद्र कहते हैं। तीनों शीर्षलंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है, लंब केंद्र। ये सारी की सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, आपकी कॉपी, फेयर कॉपीज़ के नोट्स इस रेडी होने चाहिए। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आप पहले लिखेंगे, उसके बाद आप 6.1 एक्सरसाइज बनाना शुरू करेंगे। तो आज के लिए आपको मैं इतना ही पढ़ाऊँगी। आप इस बेसिक्स को अच्छे से समझिए, याद करिए, और फिर एक्सरसाइज 6.1 ट्राई करिए। उसमें जो भी दिक्कत है आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे डाल सकते हैं, या इन सब चीज़ों में कोई भी प्रॉब्लम समझने में आपको दिक्कत आई है तो कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, फिर मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में या आपको मैसेज करके मैं उस टॉपिक को क्लियर करूँगी। ठीक है बच्चे, मैं आशा करती हूँ कि आप ज्योमेट्री में अब इंटरेस्ट ले रहे होंगे। जैसा कि पहले ज्योमेट्री थोड़ी सी डरावनी लगने लगी थी, अब धीरे धीरे ज्योमेट्री अपनी लगने लगेगी, क्योंकि हम भी ज्योमेट्री को प्यार करने लगे हैं, प्रैक्टिस करने लगे हैं, समय देने लगे हैं। तो आप समय देते रहिए और खूब मन से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।